हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसमें जो टेस्ट पेपर दिए हैं यानी कि प्रैक्टिस सेट दिए हैं विद आंसर, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसके हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 81वां यानी कि 81 क्वेश्चन करेंगे। और 80 क्वेश्चन जो करे हैं वो मेरी 3 वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज ये चौथी वीडियो होने वाली है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो 5 वीडियो होंगे, यानी कि 5 वीडियो में एक टेस्ट पेपर हम कर लेंगे। और कम क्वेश्चन इसलिए मैंने लिए हैं जिससे कि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। ज़्यादा हम जब क्वेश्चन ले लेते हैं तो याद कम रहता है बस, और भूल ज़्यादा जाते हैं। तो इसीलिए मैं को 20, 25 या 30 क्वेश्चन ही एक वीडियो में लेकर आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, अच्छी लगे तब, और लाइक भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक कौन थे, ये आप बताएंगे। इसका उत्तर है चाइल्ड, बालक केंद्रित रहती है प्रयोजनवादी शिक्षा। इसमें लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसने पूरा डिटेल में दिया है। ये बुक इसीलिए अच्छी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जब आंसर देने के बाद उसकी पूरी डिटेलिंग दे रखी होती है। इसमें बालक जो है केंद्र बिंदु होता है क्योंकि उसकी शारीरिक परिवर्तन और व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है और परीक्षण किया जाता है। उसके बाद ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है जिससे कि बालक में सकारात्मक ढंग से विकास हो सके। आ गया समझ में दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समग्र शिक्षा से संबंधित चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? समग्र शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। इसका पहला ऑप्शन है क्योंकि यह मान्यता है कि सत अंतर्जात होता है, इसीलिए कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। पहला इसका ऑप्शन ये है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसका क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ये, क्योंकि ये बच्चों के किसी भी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक आयाम को की उपेक्षा नहीं करता है। समग्र शिक्षा की बात हो रही है। ये हमें प्रकृति और ईश्वर के साथ सद्भाव रखकर जीना सिखाता है क्योंकि ये भारतीय और पाश्चात्य चिंतन का एकीकृत है। तो इसकी जो उत्तर है वो डी है, क्योंकि ये भारतीय और पाश्चात्य चिंतन का एकीकरण इसको कहा गया है, तभी समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का मतलब है हम सब कुछ सीखें, अपना देश के बारे में भी और पाश्चात्य के बारे में। अरविंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा कहा गया। एक नया क्वेश्चन आपको मिला कि समग्र शिक्षा किससे जुड़ी हुई है? अरविंदो से, क्योंकि ये भारतीय और पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला से संबंधित है और इसमें हमें मीन निकालना है। मीन का जो लॉन्ग टर्म जो फॉर्मूला है वो पूछा है कि कौन सा सूत्र होता है इसका। तो इसका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये उत्तर है इसका, m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एफ और फ्रिक्वेंसी करके ऐसे करके होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है। यथार्थ के मुद्दों की कौन बात करती है? कौन सा दर्शन बात करता है? तो वो करता है तत्व मीमांसा। ठीक है, कौन करता है? तत्व मीमांसा। तीनों मीमांसा आप पढ़ लीजिएगा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यथार्थ को बताता है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है वो तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा दर्शन शाखा की वह शाखा है जो ब्रह्मांड के परम तत्व की खोज करते हुए उसके परम स्वरूप का विवेचन करती है। ठीक है, कि यथार्थ में ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, परम स्वरूप, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है? स्व अधिगम सामग्री, विद्यार्थी दत्त कार्य का उत्तर, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी कि पीसीबी, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर आप बताइए दोस्तों, 85 का क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको पता चल गया कि सभी होना चाहिए, है ना? सभी होना ही चाहिए, मुझे भी सभी लग रहा था, तो इसका सभी है कि बच्चा जो खुद अधिगम सामग्री इकट्ठी करता है और जो प्रश्न दिए होते हैं उनका उत्तर देता है, व्यक्तिगत संपर्क के जो कार्यक्रम होते हैं उसी से पता चल जाता है कि शैक्षिक उपलब्धि हम किस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन एंड नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर है। द बेसिस डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल कंसीडरिंग इंस्ट्रूमेंटल कंसीडरिंग इज ऑफ। ठीक है, तो इन दोनों के में मूलभूत अंतर क्या है दोस्तों?
ये आप बताइए। और इसका उत्तर जो है वो होगा उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन में, इन दोनों में आप स्टिमुलस किस तरह का प्रस्तुत कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्राचीन अनुबंधन में निर्भरता एक उद्दीपक है, इसके साथ जो दूसरा उद्दीपक होता है उसके बीच क्या निर्भरता है इस पे डिपेंड करता है। जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में निर्भरता अनुक्रिया और अनुक्रिया के जो परिणाम हैं उसके बीच होता है। इसमें उद्दीपक के बीच होता है, पहला उद्दीपक और दूसरे उद्दीपक बीच जो निर्भरता है। प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य जो है उद्दीपक के प्रस्तुतिकरण का मूलभूत अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर आता है, सृजनात्मकता के जनक कौन है, द फादर ऑफ क्रिएटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो सृजनात्मकता के जो जनक हैं वो हैं टोरांस ईपी। ठीक है, टोरांस ईपी याद रखिएगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये नया सा नाम लग रहा है। जिन लोगों ने पहली बार सुना होगा सृजनात्मकता से संबंधित, तो इसके जनक हैं टोरांस ईपी। और सृजनात्मकता समस्या की अपर्याप्तताओं, ज्ञान के प्रति संवेदनशीलता होने की प्रक्रिया है। ठीक है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता, आप कितने रचनात्मक हैं, सृजनात्मक है, जो कहते हैं नहीं वेस्ट प्रोडक्ट से आप कोई अच्छी चीज़ बनाइए, क्रिएटिव होगा नहीं कि आप अच्छी सी कोई सृजित चीज़ बना ले। लिखा है किसी भी समस्या के समाधान निकालने, क्षेत्र में कुछ नया रचने, है ना, पुनः सृजित करने की जो प्रक्रिया है ना। और ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तन को जन्म देती है, हमारे माइंड में चलती है लेकिन हम चेंज इसमें कर देते हैं बहुत, अपनी जो चारों ओर का माहौल है उसमें। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है, शिक्षण का एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया गया था। ठीक है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल टीचिंग का किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो डेविड आसुबेल के द्वारा, डेविड आसुबेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इसका जो मॉडल है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान डेविड आसुबेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा था, इसका उत्तर है डीवी ने, जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, ये लिखा है पूरा यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा। जॉन डीवी ने कहा, उन्होंने बताया था विद्यालय एक प्रमुख कार्य समाज की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज, इन सब को लेकर है। तो यहाँ पर ये कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 89 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 90वें क्वेश्चन पे। 90वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आ गया 90वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बीड ने किया था। ठीक है, और पहली बार ये लंदन में हुआ था 27 जनवरी 1926 को, इस तरह से पूरा लिखा हुआ है। टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो 1925 में हुआ, लेकिन 1926 भी दिया रहता है, याद रखिएगा। जॉन लॉगी बियर्ड द्वारा हुआ था। जॉन लॉगी बियर्ड ने अपने उपकरण का नाम टेलीविज़न रखा था। जॉन ने टीवी पर कठपुतली की छवि को प्रसारित करके लोगों को दिखाया था। उन्होंने इस कठपुतली का नाम स्टिकी रखा था, स्टिकी बिल, स्टिकी बिल, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टिकी बिल। और यहाँ 25 और 26 में कंफ्यूज मत होइएगा, लंदन में किया था सबसे पहले, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं, ये आप बताएंगे। तो इन्होंने सुझाई हैं 6 अवस्थाएं, जिनके 3 स्तर होते हैं, 3 के 2-2 सब डिवीज़न होते हैं। यहाँ पे ये मैंने कर रखा है ऐसे, तो 6 अवस्थाएं हैं। लिखा है कि कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया जाता है। और ये देखिए, ये पूरा एक देखो 3 अवस्थाएं हैं केवल, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये 3 अवस्थाएं, एक अवस्था, 2 अवस्था, और फिर तीसरी में आपको ये तीसरी अवस्था, इसके आगे कोई अवस्था नहीं है। और इसके ही सब डिवीज़न है ये। पहली रूढ़ी पूर्व अवस्था 4 से 10 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है, चिंतन, यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। दूसरी है रूढ़िगत चिंतन 10 से 13 वर्ष। तो रूढ़ी पूर्व और रूढ़िगत आपको यहाँ पे समझ में आ गई। फिर रूढ़िगत उसके बाद, ठीक है, रूढ़िगत चिंतन और सिंपल रूढ़िगत, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सब है। तो इसके 2-2, तो इसलिए ये 6 हो गई, वैसे 3 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92वां क्वेश्चन क्या कहता है, 92वां क्वेश्चन कह रहा है, हु एम्फसाइज्ड दैट फॉर मेंटली रिटार्डेड
चिल्ड्रन स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल शुड बी ओपन। किसने जोर दिया? मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय जो हैं वो खोले जाएं। तो कोलबर्ग ने कहा था। किसने कहा था ये बात? कोलबर्ग ने। और ये देखिए, ये कोलबर्ग की ही 6 नैतिक अवस्थाएं थी और उन्हीं ने ये कहा था, ठीक है, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं। लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन आता है कि कौन सा वैज्ञानिक कहाँ का है? शिकागो के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल के प्रोफेसर थे। ये भी याद कर लीजिएगा। 93वां क्वेश्चन है, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा का सर्वोत्तम जो शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, इसमें पूछा है। तो इसका उत्तर देखिए लिखा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट। इसमें आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक और बालक को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। जो दूरस्थ शिक्षा की बात हो रही है, ये दूरस्थ शिक्षा वह प्रणाली है। ये प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर तरीकों और समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। तो इसलिए चारों विकल्प यहाँ पे जो हैं गलत माने हैं, जबकि दूरस्थ शिक्षा में ये चारों विकल्प होते हैं दूरस्थ शिक्षा में, लेकिन ये है कि स्पेसिफिक कौन सा होता है। 94वां क्वेश्चन है, सीखने के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। किसने? तो ये थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम प्रस्तुत किए थे। कौन कौन से? वो सब बहुत कॉमन है, प्रयास का नियम, त्रुटि का नियम और अभ्यास के नियम। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। 95वें क्वेश्चन है, शाखीय अभिक्रमक अनुदेशन। एक तो रेखीय होता है अभिक्रमित अनुदेशन, एक शाखीय होता है, ठीक है। और दोनों के साइंटिस्ट के नाम भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है? छात्र गलतियां करके सीखता है। छात्र तभी सीखता है जब वह पूर्ण विषय वस्तु प्रस्तुति का प्रत्यक्षीकरण होता है। जब शिक्षण निदान उपचार के साथ चलता है तो छात्रों को पुनर्वनन प्राप्त होता है। सभी, इसमें सभी है। साखी में क्या होता है? आप आगे तभी बढ़ेंगे जब पीछे की गलती को निपटा लेंगे। आप उसको पूरा पढ़िएगा, साखी और रेखीय अभिक्रमक अनुदेशन। और इससे संबंधित अब जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो उसमें क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको उसको पूरा बता दूंगी। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 96वां क्वेश्चन आ गया कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि शिक्षा केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में उपयुक्त। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं, ठीक है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, दोनों ही नियम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी जब केंद्र ने जो नियम बना दिया वो राज्य को मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची का मतलब ये है कि जिसमें दोनों ही लोग नियम बना सकते हैं। केंद्रीय सूची में केवल केंद्र नियम बना सकता है, जो विषय दिए गए हैं उस पर, ठीक है। राज्य सूची में जो विषय दिए हुए उन विषय में राज्य नियम बना सकता है, और समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें दोनों लोग नियम बना सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, यानी कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, तो इसलिए दोनों लोग इसका वो बना सकते हैं। केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। और मैंने आपको बता दिया, केंद्र सरकार बनाएगी तो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, ठीक है। अगली वीडियो में देखते हैं 97वां क्वेश्चन कौन सा है। अगली वीडियो में नहीं, रुकिए दोस्तों, इसी वीडियो में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 97वां क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि TAT जो होता है दिया ताकि उसका निम्न मापन हो सके। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए होता है टेट, ये TAT टेस्ट। ये तो आंख बंद करके आपको पता ही है, तो पूरा लिखा ही है TAT जो है। और किसने दिया था? ये मुरे और मॉर्गन ने। इसको याद कर लीजिएगा ये वाला। तो TAT टेस्ट जो है वो व्यक्तित्व के मापन का है और मुरे और मॉर्गन ने दिया था। 98वां क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। ये किसने कहा? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। यानी कि स्वतंत्रता अगर आपको मिल रही है तो उसमें आप त्रुटियां भी करेंगे, है ना। अगर उसमें त्रुटियां सम्मिलित नहीं है तो आपकी स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। 99वां क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य किसको शिक्षा देना है? आप बताओ किसको शिक्षा देना है? तो इसमें तो सबको ही पता है, ग्रामीण परिवेश के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए होती है इसमें, और लड़कियां और लड़के दोनों जाते हैं इसमें, है ना। दोनों लोग पढ़ते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं ये, और ये 12th तक होते हैं और CBSE बोर्ड होते हैं नवोदय विद्यालय।
तो जिन लोगों को पता है वो अच्छे से जानते होंगे कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए इसमें भर्ती के लिए जो आरक्षण है, सीट है, वो ज़्यादा रहती हैं। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ये। फिर आ जाते हैं 100वें क्वेश्चन पे। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, ये किसने कहा है? ये कहा है डीवी ने। किसने कहा है? जॉन डीवी ने। ये लिखा है यहाँ पे, जॉन डीवी ने कहा है दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, दर्शन जो है। ठीक है। 101वें क्वेश्चन दोस्तों, आज 105 क्वेश्चन करेंगे, होने वाले हैं क्वेश्चन ख़त्म। वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया? सेफ्टी, शरीर क्रियात्मक, अगला है इसमें आत्म अभिव्यक्ति और आत्मसम्मान। तो इसमें आत्म अभिव्यक्ति को नहीं सुलझाया था। मास्लो ने 5 सिद्धांत दिए थे, इसमें आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता को मास्लो ने नहीं बताया था। अब आपको समझ में आ गया इन्होंने कितने सिद्धांत दिए? 5 सिद्धांत दिए। 102वां सिद्धांत है बुद्धि का बहुतत्वी सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। किसने दी थी? तो वो थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, याद रखिएगा। इससे संबंधित एक शॉर्ट है चैनल पे मेरे, आप जाके देख सकते हैं। पूरी बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित बहुत अच्छी शॉर्ट है, एक बार में आपको रट जाएंगे सारे सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, इसका उत्तर आएगा। 103वां क्वेश्चन है दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है चाइल्ड पुस्तक जो है वो लिखी है जीन पियाजे ने। किसने लिखी? जीन पियाजे ने। ये बुक जीन पियाजे ने लिखी है। जजमेंट से ज याद कर लीजिए और ज से जीन याद कर लीजिए, पियाजे जे याद कर लीजिए, ऐसे करके। तो ये जीन पियाजे ने लिखी है ये बुक। और बालक खेल के नियमों का आदर करते हैं, अधिकांश नियम आपसी सहमति के आधार पर ही बन जाते हैं, उनमें नैतिक विकास बनता है, ये सब है। 104वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन शायद मैंने कल आपको कराया भी था, इसका आंसर उसमें गलत था। 1958 में। ठीक है, 1958 में। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा जाके, और इसका पूरा बताया था। इसका आंसर जो था उसमें गलत था, उसमें अध्यक्ष पूछा था, है ना, ये वही है क्वेश्चन, तो आप जाके देख लीजिएगा। फिर 105वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो किसका उदाहरण है? तो आपको पता ही है कि सुरोशा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो अभिव्यक्ति प्रवृत्ति का उदाहरण है, यानी कि एक्सप्रेशन टेक्निक का। यहाँ पे लिखा है पूरा, उसमें कितने कार्ड होते हैं वो सब है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने 105 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब इसमें 20 क्वेश्चन रह गए जो कल की वीडियो में आपको लेके आऊँगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आपको कुछ वीडियो में अपडेट चाहिए या वीडियो आप में कोई कमी लग रही हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।